मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में आपने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 11.2 में आपको किसके बारे में स्टडी करना रहेगा? तो वैसे 11.2 एक्सरसाइज जो होगी ना, उसमें आपको मेनली इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस के बारे में स्टडी करना होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब ये जो स्पेस है हमारा, इस स्पेस में अगर कहीं पर भी कोई लाइन बनी हुई है तो उस लाइन का समीकरण हमको निकालना है। इसके बारे में हमको स्टडी करना है। आपको याद होगा शायद क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सरल रेखा का। वहां पर भी स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था, पर वहां पर आपने पढ़ा था किसी प्लेन में लाइन के बारे में पढ़ा था, किसी समतल में लाइन, एक्स वाई समतल है, वाई जेड तल है। वो जो लाइन वहां पर आपने पढ़ी थी ना, वो किसी न किसी प्लेन में लाइन को पढ़ा था। और यहां पर हम लाइन के बारे में स्टडी करेंगे, किसी नहीं, स्पेस में लाइन की इक्वेशंस क्या होंगी उनके बारे में स्टडी करना है। कुछ समझ में आ रही बात आपको? फिर से क्लास 11th में भी आपने लाइंस की इक्वेशन पढ़ी हुई हैं। आज क्लास 12th में भी हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन स्टडी करना है। क्लास 11th में जो लाइन की इक्वेशंस आपने पढ़ी थी वो एक समतल में बनी लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई थी। आज जो हमको लाइन की इक्वेशंस पढ़नी है वो स्पेस में बनी हुई लाइन की इक्वेशंस पढ़नी है। तो क्या उनमें होगा? पहले मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि वहां जब क्लास 11th में आपने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी ना, कौन कौन सी लाइन की इक्वेशंस आपने पढ़ी हुई थी? आपने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ था, आप याद कीजिए, जिसे हम बोलते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसे आप बोलते थे एक बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप, इसी को बोलते थे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। आपने एक दूसरी लाइन पढ़ी थी जिसे बोला जाता था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, और हिंदी में इसे कहा जाता था दो बिंदु रूप। ठीक है। एक हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंताखंड रूप। एक आपने पढ़ा था केवल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अंताखंड रूप रेखा का। एक आपने पढ़ा हुआ था नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, लंब रूप नहीं पढ़ा था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो करीब करीब इतने प्रकार की, और कोई पढ़ी थी हम लोगों ने? मुझे लगता है बस इतने प्रकार की लाइंस हमने क्लास 11th में और प्लेन में पढ़ी थी। ये सारी लाइंस कहां होती थी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन प्लेन, ये हमने स्टडी करी थी। पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसमें फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। वहां पर उन सिंबल्स के अपने अपने कुछ अर्थ होते थे, वो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। आज यहां पर भी हमको लाइंस की इक्वेशन पढ़नी है, पर ये लाइंस थी, लाइन इन प्लेन थी, ये लाइन इन स्पेस है। स्पेस मतलब जैसे ये आपका स्पेस है, यहां पर हम एक ऐसे लाइन बना दें तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पर वो लाइन जो थी वो ऐसे स्पेस में नहीं बनती थी, वो किसी तल में बनती थी। चाहे एक्स वाई तल में बने, एक्स डैश वाई तल में बने, एक्स डैश वाई डैश तल में बने, या वाई डैश एक्स तल में बने, किसी न किसी प्लेन में बनती थी। आज हमें स्पेस में बनने वाली लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। इसी यहां पर 5 प्रकार की हमने लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी। यहां पर हमको कितने प्रकार की लाइन की इक्वेशन पढ़नी है? आंसर है यहां पर आपको 5 प्रकार नहीं पढ़ने हैं, यहां पर केवल और केवल आपको 2 प्रकार की लाइंस स्टडी करनी है। 2 प्रकार की लाइनें स्टडी करनी। देखो
इंटरसेप्ट फॉर्म यहां होगा नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता था। मतलब एक लाइन ऐसी होती थी जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटती थी। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप खुद सोचिए, क्या कोई एक ऐसी लाइन हम बना सकते हैं जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों को काट दे? पॉसिबल नहीं है। आप 2 अक्ष एक बार में तो इंटरसेप्ट करवा सकते हैं, पर एक लाइन बनाकर तीनों अक्ष एक दूसरे, मतलब तीनों अक्षों को वो लाइन कहीं ना कहीं काट दे जाके, पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं हो सकता है। फिर तो इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक बिंदु दिया जाएगा और उसका ढाल दिया जाएगा, वो आप बना सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म भी आप पढ़ लोगे, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी इसमें नहीं आएगी, ये भी इसमें नहीं आएगी और ये भी इसमें नहीं आएगी। तो बस आपको ऊपर से केवल 2 लाइनें जो हैं उनसे मैच करता हुआ बिल्कुल वही चीज पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, उनके जैसा यहां पर जो कुछ होगा उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केवल 2 आपको पढ़नी है। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं उनका जिक्र कर देता हूं कि वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी होगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ठीक है, क्या होगी? अ लाइन passing through a given point and parallel to a given vector। गिवन वेक्टर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है एक ऐसी लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट जो एक दिए गए बिंदु से पास होती है, गुजरती है, एंड और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर और एक दिए गए वेक्टर के समांतर है। अब देखो स्टडी का तरीका देखिए आप कितना अजीब है। सबसे पहले हमने जब इधर आगे बढ़े मैथमेटिक्स में तो हमें वेक्टर पढ़ने को मिला था, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन पढ़े, हम लाइन के डायरेक्शन को साइंस, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये सब पढ़े। अब जरा सा आगे और क्या बढ़ गए, 11.2 में आ गए ना, लाइन और वेक्टर उन्होंने मिला दिया सब। देखो इक्वेशन किसकी चाहिए? लाइन की, लेकिन वो लाइन के बारे में बता क्या रहे हैं ये तो देखो। अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक दिए गए बिंदु से जाने वाली और एक दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण चाहिए, लेकिन वो रेखा समांतर होगी एक वेक्टर के। तो अब लाइन और वेक्टर सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा, पर आपके माइंड में दोनों चीजों का अलग अलग उनसे रिलेटेड क्या रूल यूज होते थे, क्या तरीका है उनको सॉल्व करने का, कौन से फॉर्मूले किसके लिए लगते हैं, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको अपनी इमेजिनेशन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेंगी। हेल्प हम करेंगे, पूरा सब कुछ बताएंगे, विथ फिगर बताएंगे, पूरा दिखाएंगे आपको कि क्या होगा, पूरी कोशिश करेंगे। केवल आप थोड़ा सा कोशिश करोगे ना, पूरी बात समझ में आएगी आपको और बहुत मजा आएगा इन सब चीजों को पढ़ने में। ये चीज समझ में आ गई तो क्या करना है, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है तथा एक दिए हुए सदिश के समांतर है। एक तो ये आएगी। दूसरा जो आपको पढ़ना है तो वो पढ़ना है अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब निकलता है, एक ऐसी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से जाती है, यानी कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के बारे में हमने स्टडी करना है। तो ये 2 प्रकार के ही इक्वेशन हमें स्टडी करने हैं इसमें, जो कि इन दोनों के समतुल्य हैं, ठीक है।
बस यही दोनों स्टडी करने हैं। तो आप इसे नोट करिए। अब एक एक को हम स्टडी करना शुरू करते हैं कि उनमें क्या होगा, उनकी क्या इक्वेशन मिलेगी आपको। देखिए, सबसे पहले हमको स्टडी करना है अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। एक बिंदु होगा और एक वेक्टर होगा, लाइन उस बिंदु से जाएगी और उस वेक्टर के समांतर होगी। तो देखिए कैसे, यहां पर एक फिगर मैं बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, आप गौर कीजिएगा जरा। ये हम मान लेते हैं एक्स, वाई और ये जेड, ये ओरिजिन पॉइंट है। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी जो गिवन पॉइंट से जाएगी। मान लिया कि ये एक बिंदु है जो हमको दिया गया है, ये एक बिंदु है जो हमको दिया गया है। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं अपना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। तो हमने मान लिया दिया गया बिंदु क्या है, माना गिवन पॉइंट, दिया गया बिंदु A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, ये उसके कोऑर्डिनेट है। अब एक वेक्टर भी हमको दिया गया है, उसको हम अभी बाद में बना लेंगे। और एक लाइन इस बिंदु से पास होती है, ये एक लाइन इस बिंदु से पास हो गई। देखो, लाइन के तो कोई एंड होते नहीं है, इसलिए दोनों तरफ लाइन में एरो बनाए जाते हैं। तो ये एक लाइन है ऐसे, और इसी लाइन की इक्वेशन हमें मालूम करनी है, और ये लाइन इस बिंदु A से होकर गुजर रही है। समझ आ रहा है कुछ आपको? अच्छा, अब एक वेक्टर है, उस वेक्टर के ये समांतर है। कहीं पर भी वेक्टर बना लेते हैं, यहां पर हम वेक्टर बना लेते हैं। ये हमने मान लिया ये है वेक्टर B, जिसके ये समांतर है। ठीक, आप चाहें तो इसकी अपना कोई वैल्यू लिख सकते हैं, मान सकते हैं इसकी कोई वैल्यू, क्योंकि वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो वो इस तरीके का तो होगा ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप टाइप का। समझ आ रहा है आपको? तो ये एक वेक्टर है, गिवन वेक्टर, और ये लाइन है वो एक बिंदु से पास हो रही है। गिवन वेक्टर क्या है यहां पर? गिवन वेक्टर है वेक्टर बी, और उसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है ना? अब बताइए ये चीज समझ में आ गई इतनी कि नहीं आ गई आपको? तो हमने क्या किया, हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण पता लगाना है जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाएगी और एक दिए गए सदिश के समांतर होगी। इसमें से दिया गया बिंदु कौन सा है? A, x1, y1, z1। दिया गया सदिश कौन सा है? वेक्टर B, जिसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और ये वो लाइन है जो दिए गए बिंदु से जाती है और दिए गए वेक्टर के समांतर है। हमको इसका समीकरण पता लगाना है। एक्चुअली एक चीज पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी रेखा का समीकरण का मतलब क्या होता है। क्या होता है समीकरण, किसको कहेंगे आप? तो आंसर है कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, उस लाइन पर जो पॉइंट्स सिचुएटेड होते हैं उन बिंदुओं का एक्स वाई जेड से कोई रिलेशन अगर आप निकाल के देते हैं तो वही तो इक्वेशन होती है। भाई एक रेखा है, उस रेखा पर जो बिंदु स्थित होते हैं उनके एक्स वाई और जेड के बीच में एक जो संबंध हम बनाते हैं, एक जो रिलेशन तैयार होके आती है, उसी को तो हम बोला करते हैं कि ये उस रेखा का समीकरण है। तो ऐसा ही यहां पर भी करना चाहते हैं। अब इस रेखा पर एक बिंदु तो ये है, दिया गया बिंदु है, हम चाहते हैं कि इस बिंदु का रिलेशन एक्स वाई जेड से हम दिखाना चाहते हैं। जैसे किसी रेखा पर 11th में करते थे ना, एक बिंदु दे दिया गया 2,3 और बोला गया, ढाल बता दी गई, कुछ भी बता दिया गया और फिर बोला गया इस रेखा का समीकरण बताओ। तो आप क्या करते थे? उस रेखा पर एक्स और वाई अपने मन से मानते थे कि नहीं मानते थे? करा जाता था। और फिर उस बिंदु 2,3 और वो जो ढाल दी जाती थी उन सब का रिलेशन मिला के एक्स और वाई के साथ हम बता देते थे, वो हमारी इक्वेशन बनती थी। आप खुद सोचिए, केवल बिंदु दे दिए जाए 2,3 और ढाल आपको दे दिया गया, कुछ भी बता दिया गया, प्रवणता
1/2 है। तो क्या केवल बिंदु और 1/2 का यूज करके आप समीकरण बता दोगे? और हम आपसे कहेंगे कि x और y यूज नहीं करना है आपको। तो 2,3 और ढाल 1/2, 2,3 यूज करो और ढाल 1/2 यूज करो। इसके अलावा x और y आप टच नहीं कर सकते। तो क्या आप रेखा का समीकरण बता दोगे? आप नहीं बता सकते, आपको x और y चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही यहां पर भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमको हमें एक बिंदु चाहिए, x, y और z के पदों में हम यहां पर आंसर बताना चाहेंगे, उसके एक रिलेशन चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक बिंदु अपने मन से मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y, z। ये वही x, y, z हैं जिनके पदों में हम अपना आंसर देंगे। समझ आ रहे हैं आपको? तो माना रेखा पर बिंदु P x, y, z है। माना रेखा पर एक बिंदु P x, y, z है। बउआ हो, ये बताओ ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो उसमें x और y और z तो हमको चाहिए ही चाहिए। स्पेस में अगर निकाल रहे हो, प्लेन में निकालते तो x और y चाहिए था, ये हमने कर लिया। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे a का स्थिति सदिश बताओ, तो आप मूल बिंदु से इसको मिला दोगे और ये a का स्थिति सदिश बन जाएगा। इसको हम माने ले रहे हैं वेक्टर a। देखो ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर a और ये स्मॉल a दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये स्मॉल a वेक्टर b में आई कैप का गुणांक है और ये स्केलर नंबर है। यहां पर वेक्टर a इस बिंदु का स्थिति सदिश है। फिर बिंदु P का स्थिति सदिश भी बना लेते हैं। बिंदु P रेखा पर किसी भी जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हुआ करेगा उसे हम माना करेंगे वेक्टर R। आपको याद ही होगा, सबसे शुरू में वेक्टर में बताया गया था, स्पेस में स्थित किसी भी जनरल बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा वो हम हमेशा लिखा करेंगे वेक्टर R से। तो ये वेक्टर R से हमने लिख दिया, ठीक है। अब अपनी कैलकुलेशन के लिए थोड़ी देर के लिए ये जो AP आप देख रहे हैं, इस AP को हम वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं। AP को किस रूप में ले लेते हैं? मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज OAP में सदिश योग का नियम लगाइए। त्रिभुज OAP में सदिश योग के नियम से, सदिश योग के नियम से, सदिश योग का नियम क्या कहता है बताइए? आपका क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। सदिश योग का ये तो नियम होता है, त्रिभुज नियम याद करिए आप। तो OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। तो हम ऐसे लिख दें OP इज इक्वल टू OA प्लस वेक्टर AP, ठीक है। फिर से देख लीजिए, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। अब तो समझ आ गया, ठीक। OP की वैल्यू कितनी है? वेक्टर R। OP बिंदु P का स्थिति सदिश है और बिंदु P का स्थिति सदिश हमने क्या माना है? वेक्टर R। OA की वैल्यू क्या है? OA का मतलब बिंदु A का स्थिति सदिश, और बिंदु A का स्थिति सदिश कितना माना गया है? वेक्टर A। वैसे हम चाहें तो वेक्टर A की वैल्यू देखो, ध्यान से देखो इधर, OA बिंदु A का स्थिति सदिश क्या माना गया है? इसको वेक्टर A। और A का अगर बिंदु मालूम है हमको तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम? इसी प्रकार से वेक्टर OP को क्या लिख सकते हो? वेक्टर R पर, क्योंकि यह बिंदु P का स्थिति सदिश है तो इसकी वैल्यू आ सकती है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आएगी कि नहीं आएगी? पर अभी हम केवल A R ऐसे यूज कर रहे हैं। AP को जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर AP, आप गौर कीजिएगा, वेक्टर AP और वेक्टर B बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। ये वेक्टर AP है
ए पी, और ये कौन है? वेक्टर बी है। अब आप बताइए, अगर दो ये सदिश आपस में समांतर हैं तो क्या हम इसको इसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं? दिशा दोनों की सेम है, बस परिमाण का ही तो फर्क होगा। अगर ये इसका आधा होगा तो हम लिख देंगे AP बराबर आधा वेक्टर बी। अगर ये इसका 1/3 होगा तो हम लिख देंगे वेक्टर AP बराबर 1/3 वेक्टर बी। पर अभी तो हमें पता नहीं है कि ये इसका कितना गुना है, तो हम कोई भी एक स्केलर नंबर लगा के इसके साथ नोट कर सकते हैं। आपने ये सीखा भी है कि अगर दो सदिश आपस में समांतर हैं तो वेक्टर A बराबर प्लस वेक्टर लैम्डा बी लिख सकते हैं। कैसे? आप याद करिए, A बराबर लैम्डा वेक्टर बी। याद आया कुछ आपको? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम वेक्टर AP को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर AP इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो वेक्टर AP को हमने लिख दिया लैम्डा वेक्टर बी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। यहां पर हर लाइन की दो दो समीकरणें होंगी भाई। एक सदिश रूप होगा उसका और एक कार्तीय रूप होगा। ये कौन सा रूप है? ये सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म। अब आप हमें ये बताएं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? ये वेक्टर AP एंड वेक्टर B बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। वेक्टर AP को वेक्टर B के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि ये आधा है, तिहाई है कि 4 गुना है, वही नंबर हम वहां लिख देंगे। पर क्योंकि हमें नहीं मालूम है तो हम कोई स्केलर नंबर लिख सकते हैं। और ये चीज आप पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर जब आपस में समांतर होते हैं तो उनकी शर्त ये थी। समझ आया? तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया, और यही है इस रेखा का समीकरण। लेकिन कौन सा रूप है ये सदिश रूप है। ये रेखा का सदिश रूप आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गई। तो एक बिंदु से जाने वाली तथा एक दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण बताइए, तो आप ये बताया करेंगे। लैम्डा की जगह पर क्या लिखेंगे? लैम्डा ही लिखे। आप कुछ भी लिख सकते थे, म्यू लिख देते आप लैम्डा की जगह पर, जो आप के लिख सकते थे, कोई भी वैल्यू यहां पर यूज कर सकते थे आप। तो ये कौन सा रूप आ गया? रेखा का सदिश रूप। किस रेखा का? एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश रूप है। ये कार्तीय रूप भी होता है। आप जानते हैं, मैं एक चीज आपको बताऊं, सदिश रूप अगर आपको आता है, सदिश रूप अगर आपको आता है तो कार्तीय रूप बड़ा आसान होता है। सदिश रूप केवल आना चाहिए। इसीलिए मैथमेटिक्स में ये जो भी चैप्टर्स होते हैं ना, मैं ज्यादा से ज्यादा उनके वेक्टर फॉर्म याद रखने का प्रयास करता हूं। क्यों? कार्तीय रूप 1 मिनट में मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। कार्तीय रूप में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए वेक्टर फॉर्म सबका आना बहुत जरूरी है। अब वेक्टर फॉर्म क्यों? क्योंकि वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। अभी देखा कि बड़ी आसानी से वेक्टर फॉर्म से कैसे कार्टेशियन फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। अब हम इसी रेखा का आपको कार्टेशियन फॉर्म निकाल के दिखाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। और ये कौन सा रूप है? ये है वेक्टर फॉर्म है, ये सदिश रूप है। खुद क्वेश्चन में बोला जाएगा सदिश रूप बताओ कि कार्तीय रूप बताओ। अब देखो, सदिश रूप से कार्तीय रूप तक कैसे पहुंचेंगे उसका रास्ता भी देखिए जरा आप। आर की जगह पर वो वैल्यू लिख दो। आर बिंदु P का स्थिति सदिश है ना, और बिंदु P का स्थिति सदिश क्या आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर A। बिंदु A का स्थिति सदिश है और बिंदु A की स्थिति सदिश की वैल्यू है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये तो क्या हुआ? ये तो वेक्टर A हो गया। लैम्डा वेक्टर B, लैम्डा और वेक्टर B की वैल्यू वो लिखी हुई है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। समझ आया कि नहीं आया इतना आपको? अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ध्यान दीजिए, यहां पर दो जगह आई कैप, दो जगह जे कैप, दो जगह के कैप, एक जगह पर करना चाहते हैं तो इससे और इससे आई कैप कॉमन कर लो। क्या रह जाएगा अंदर?
x1 प्लस ए आई कैप, x1 प्लस लैम्डा ए, आई एम सॉरी लैम्डा भी तो रहेगा ना साथ में, तो ये क्या आएगा x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस जे और जे कॉमन कर लो तो y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप, y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप, ऐसे ही z1 प्लस लैम्डा सी, z1 प्लस लैम्डा सी और k कैप। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है और दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा है। मतलब ये दो सदिश आपस में कैसे हैं बराबर। और आप याद करके बताएं कि दो सदिश जब आपस में बराबर होते हैं तो इनके लिए क्या शर्त हमने बनाई थी। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हों तो उनके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के संगत गुणांक हैं वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो x किसके बराबर होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये इधर अपॉन में आ जाएगा, तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। नहीं समझ आया? अच्छा, अब ये इसको कंपेयर करो, y किसके बराबर होगा, y1 प्लस लैम्डा बी, यहां से लैम्डा का मान निकालो तो y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरीके से z को कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, फिर यहां से लैम्डा निकालोगे तो z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप एक चीज देखिए, ये भी लैम्डा की वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू, वो भी लैम्डा की वैल्यू, तीनों अगर लैम्डा की वैल्यू, तीनों आपस में कैसी हो जानी चाहिए, बराबर। तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये उसी रेखा का कार्तीय रूप आ गया है आपके सामने, देखिए। समझ आया कि नहीं आया आपको? तो एक बिंदु से जाने वाली तथा एक दिए गए सदिश के समांतर, एक बिंदु से जाने वाली एक दिए गए सदिश के समांतर रेखा का सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर बी। उसी का कार्तीय रूप क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। बहुत जरूरी है, आपको मालूम ये रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि ए बी सी क्या चीज है, x1 y1 z1 क्या चीज है। समझ आ रहा है आपको? x1 y1 z1 से ये बिंदु बना, ए बी सी से ये वेक्टर बना है, ठीक है, ये चीज। तो जब भी आप कभी क्वेश्चन लगाए ना, ऐसा आप एक रफ फिगर बना लिया करना, इस तरीके से रफ फिगर बना लिया करोगे, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा और बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स है, तो आप बना लिया करना तो ज्यादा इजी रहेगा। अभी आप ये मुझे बताएं, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आ गई? आ गई है तो प्लीज आप इसे नोट करें। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी आपके पास दो बिंदु होंगे और उन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। कहीं पर भी मान लीजिए, एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं पॉइंट ए, और एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं पॉइंट बी, और एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है, एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं से होकर के जाती है। ये लाइन आ गई, इन दोनों बिंदुओं से होकर के ये लाइन गुजरती है। इस रेखा का हमको समीकरण चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, y1 और z1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2 और z2। इस रेखा का समीकरण चाहिए। रेखा का समीकरण चाहिए तो जैसे पिछले वाले आर्टिकल में आपने किया कि समीकरण के लिए हमें रेखा पर एक बिंदु x, y, z भी कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही तो रिलेशन बनेगी आपकी। यहां पर कहीं पर भी मान लो, आप यहां मान लेते हैं, माना बिंदु P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ठीक, तो जो दो बिंदु हैं, माना गिवन पॉइंट्स, एक दिया गया बिंदु A है x1
कॉमा y1 कॉमा z1 और दूसरा दिया गया बिंदु है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ए और बी ये दो बिंदु हमको वहां पर दिए गए हैं और इन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। रेखा पर हमने एक बिंदु P मान लिया है, तो माना रेखा पर बिंदु P x, y, z स्थित है। ये आप कहीं पर भी मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। ठीक है, एक चीज और, ये ओरिजिन पॉइंट है। मूल बिंदु से बिंदु ए का स्थिति सदिश हम मान ले रहे हैं वेक्टर ए, मूल बिंदु से बिंदु बी का स्थिति सदिश हम मान ले रहे हैं वेक्टर बी। तो याद रखिएगा इसमें वेक्टर बी क्या है, उसमें वेक्टर बी और इसमें वेक्टर बी, दोनों में डिफरेंस आ गया। देखो वहां वेक्टर बी क्या था, वो सदिश था जिसके समांतर हमारी रेखा थी। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर वेक्टर बी बिंदु बी का स्थिति सदिश है। ठीक है, और बिंदु पी का स्थिति सदिश ओ, बिंदु पी का स्थिति सदिश ये तो वेक्टर आर मान लिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया फिगर आपको। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर बना लूं एपी, तो मुझे त्रिभुज ओ ए पी में सदिश योग का नियम बताइए क्या आएगा। त्रिभुज ओ ए पी में सदिश योग के नियम से, सदिश योग के नियम से बताइए क्या लगेगा सदिश योग का नियम। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी। ओ पी की जगह लिखेंगे वेक्टर आर, ओ ए की जगह पर क्या लिखा जाए, वेक्टर ए प्लस ए पी। इसमें भी ध्यान से देखिए जरा, बताएं। देखो ये है वेक्टर ए पी और अगर यहां से यहां तक चले जाएं तो ये क्या है, वेक्टर ए बी। गौर से देखिए, ये है वेक्टर ए बी, ये है वेक्टर ए पी। ठीक है, अब क्या हम फिर से ए पी को ए बी के पदों में लिख सकते हैं। अरे ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, बस ऐसा है केवल, और तो नहीं है। लेकिन एपी छोटा परिमाण है इसका, ए बी का परिमाण बड़ा है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो हम ए पी को ए बी के पदों में और ए बी को ए पी के पदों में नोट कर सकते हैं। हम ए पी को ए बी के पदों में लिखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता अगर ये आधा होगा ए बी का तो हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, मतलब ए बी के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा के हम ए पी के बराबर लिख सकते हैं उसको। तो हमने लिख दिया लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी। अब आप मुझे बताओ ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते तो करिए। फिर ए पी की जगह पर क्या लिख दिया जाए, लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा। अब वेक्टर ए बी को देखो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए बी को मुझे बताइए कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। शुरू से ही पढ़ रहे हैं आप वेक्टर में कि अगर ए बी चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लीजिए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ले लीजिए। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज वेक्टर बी। देखो वहां से बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या माना गया है, वेक्टर बी, और ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए माना गया है, तो ये वेक्टर ए आ जाएगा। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकल करके आ गया। अब ये हमें बताइए, हमने तो निकाल दिया, क्या आपको समझ आया? क्यों भाई आया समझ में कि अगर दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी है,
तो इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या आएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये सदिश रूप आया। कार्तीय रूप अगर आपको चाहिए वही तरीका। कार्तीय रूप कैसे आप निकालोगे? r की जगह पर क्या लिखिए? कार्टेशियन फॉर्म निकाल के हम आपको दिखाते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर r की जगह वेक्टर r की वैल्यू क्या लिखिएगा बताओ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखा जाए? वेक्टर ए है क्या? बिंदु ए का स्थिति सदिश। बिंदु ए के निर्देशांक ये है, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू b माइनस ए करना है भाई आपको। b माइनस ए, b माइनस ए करोगे, देखो b के ये हैं, a के ये हैं, तो b माइनस ए से क्या आएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। इतना समझ आया आपको? ठीक। अब x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप इज इक्वल टू, इसमें भी आई कैप एक जगह, जे कैप एक जगह, के कैप एक जगह कर लो, तो आई कैप कॉमन लेंगे। x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई कैप प्लस जे कैप अगर आप करना चाहते हैं कॉमन, तो y1 प्लस लैम्डा, लैम्डा भी रहेगा ना साथ में, लैम्डा y2 माइनस y1 और इसके साथ आ जाएगा जे कैप प्लस z1 में आएगा तो z1 प्लस इसको हम हटा देते हैं, z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, राइट साइड में भी एक वेक्टर है, दोनों बराबर है, तो दोनों के ये वाले पार्ट बराबर चाहिए, अदिश घटक। तो x किसके बराबर होगा? x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। लैम्डा की वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओगे तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा। देखो ये x में इधर आके माइनस हुआ, फिर लैम्डा के साथ ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ गया, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y बराबर करिए, तो y किसके बराबर आएगा? y आएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर z को इक्वल करेंगे तो z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, इससे सॉल्व करेंगे तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो ये भी लैम्डा की वैल्यू, वो भी लैम्डा की वैल्यू, वो भी लैम्डा की वैल्यू, तो तीनों वैल्यूज आपस में कैसी हो जानी चाहिए? तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जानी चाहिए। अच्छा बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण आपका बन जाएगा भाई। अब बताइए ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? और सदिश समीकरण क्या बनेगा? a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये कार्तीय समीकरण। तो मैंने बोला ना कि आपको अगर सदिश समीकरण आता है, वेक्टर फॉर्म अगर आती है, तो कार्तीय उसका कार्टेशियन फॉर्म निकालना बड़ा आसान है। इसलिए वेक्टर फॉर्म जरूर याद रखें।
वेक्टर फॉर्म अगर याद रहेगी तो फिर कार्टेशियन फॉर्म तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप रखेंगे और सॉल्व करके हम उसका कार्तीय रूप बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद वैसे आपके सिलेबस बुक में आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस, देख रहे हैं आप। पर मैं आपको बताऊं कि 2021 और 22 के लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस ये आपके सिलेबस में नहीं है। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। इसके बाद आपको कहां चला गया भाई, हाँ, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ये हमारे सिलेबस में है। तो क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, दो समतलों के बीच का एंगल, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ये चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ना तो हम इनके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे और ना ही तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, एक्सरसाइज में से जहां पर ये आएगा उसको छोड़ दिया करेंगे हम लोग। ठीक है। अब अगला जो आर्टिकल इस इंट्रोडक्शन में पढ़ना है हमको, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये हम आपको बताएंगे। तो वो चीज देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर वो हम आपको बताते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये हमें स्टडी करना है। एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए मेरी बात को। जैसे अभी आपने रेखा के समीकरण के बारे में देखा है, तो रेखा के समीकरण का सदिश रूप भी पढ़ा, रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप भी पढ़ा है। आपने सदिश रूप से कार्तीय रूप तो बनाना सीख लिया, पर आपको इसका उल्टा करना भी आना चाहिए, कार्तीय रूप से सदिश रूप भी बनाना आना चाहिए। जैसे सदिश रूप क्या था रेखा का, सदिश रूप था वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। इसका जब आपने कार्तीय रूप बनाया तो बनाया x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन। अब थोड़ा सा याद करिए, ए बी सी कहां से मिले थे आपको, वेक्टर b से, और x1 y1 z1 कहां से मिले थे, a से। ये चीज आपको बहुत याद रहनी चाहिए। अगर ये दे दिया जाए तो इससे आपको सदिश रूप भी बनाना आना चाहिए। मतलब ए बी सी से क्या बन जाएगा, वेक्टर बी, और x1 y1 z1 से क्या बना करेगा, वेक्टर ए बना करेगा। ये बहुत आपको याद रखना है। समझ आ रहा है आपको। जैसे हम कोई भी एक लाइन अच्छा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, x माइनस 2 अपॉन 5, y माइनस 3 अपॉन 4, z माइनस 2 अपॉन 3। ये एक रेखा का कार्तीय रूप है। इसका सदिश रूप अगर कोई कह दे बताइए तो आप क्या बताएंगे, सदिश रूप वेक्टर r इज इक्वल टू, ये 5 4 और 3 आपको क्या देंगे, वेक्टर b देंगे, पर ये 2 3 और 2 आपको क्या देंगे, ये वेक्टर a देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये a मिला यहां से 2 3 2 से a मिला, प्लस लैम्डा, और वेक्टर b इन नंबरों से मिलेगा तो वेक्टर b इन नंबर से मिला, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये रेखा का सदिश समीकरण आ गया। देखिए, तो अगर रेखा के सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण बनाना आपको आता है तो रेखा के कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण बनाना भी आपको आना ही चाहिए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर हम चाहे ऐसे कभी लिखा हो तो आप ऐसे में जा सकते हो, x माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। तो सदिश रूप में दिए होने पर कार्तीय रूप में कैसे जाना है,
कार्तीय रूप में दिए होने पर सदिश रूप में कैसे उसको लाना है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे एक रेखा का समीकरण हम ले लें बाई चांस, वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा, और यहां पर कुछ भी लिख दिया हमने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और हम आपको बोलते हैं कार्तीय रूप में बदलिए इसको। तो यहां पर i कैप का गुणांक कौन है? 1 है, तो x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/4 इज इक्वल टू z माइनस -3, तो z प्लस 3/-5। ये सदिश का कार्तीय बन गया और ये कार्तीय का सदिश बन गया। ये दोनों तरफ से ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम इसको हटा दे रहे हैं। इस पर आ जाते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो लाइंस, देखो दो कोण नहीं, आई एम सॉरी, कोण नहीं, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है कि लाइंस कैसी हैं। अब लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं ये देखो पहले तो आप। ये हो सकता है कि एक ऐसी दो लाइंस हो जो एक दूसरे को काटती हो, ये इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन लाइंस को क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू विल बी 0। मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी, छोटी से छोटी डिस्टेंस हमको चाहिए। ये डिस्टेंस छोटी है कि ये छोटी है? ये छोटी है। अब ये छोटी है कि ये छोटी है? तो फिर ये छोटी है कि ये छोटी है? तो सबसे छोटी दूरी इनके बीच की क्या होगी? 0, क्योंकि वो जहां काट रही होंगी उस जगह पर दूरी सबसे छोटी होगी। बाकी और कहीं भी नापोगे जाके दूरी थोड़ी थोड़ी बड़ी ही मिलेगी आपको। तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, वो 0 के बराबर आएगी। अगर रेखाएं ऐसी भी हो सकती हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। इनको कौन सी लाइन बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की लंबवत दूरी ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कही जाएगी। पैरेलल लाइंस में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है तो कौन सी दूरी निकालोगे? लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालेंगे, उससे आपको न्यूनतम दूरी मिल जाएगी। लंबवत दूरी, ध्यान रखिए, दूर सब रेखाएं अगर समांतर तो ऐसे मत निकाल देना दूरी, ये लंबवत दूरी नहीं है। आप लंबवत दूरी निकालोगे, वही दूरी सबसे छोटी दूरी होगी उन दोनों रेखाओं के बीच की। तीसरी चीज, ऐसा हो सकता है कि रेखाएं न काटें और न समांतर हों। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसी भी दो लाइंस हो सकती है कि ना कभी काटेंगी और ना दोनों समांतर होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर समांतर नहीं होंगी तो काटना तो पड़ेगा ही, पर आपके दिमाग में गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सोच रहे हैं। आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सोचिए, ऐसी बहुत सारी लाइंस होंगी जो ना तो कभी काटेंगे एक दूसरे को और ना एक दूसरे के समांतर आएंगी। कैसे? हम इसको दिखा सकते हैं चित्र बना के, आपको देखिए ध्यान से। ये x एक्सिस है, ये इसको y मान लो, इसको z कर लीजिए। यहां पर एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है आपको, हो सकता है। अब जैसे ये आपका हॉल बना हुआ है, इस हॉल में भी ऐसी 6 सरफेस है, फ्लोर और छत 2 और 4 दीवारें हैं आपकी, 6 हो गई। इनमें से हो सकता है एक लाइन इस वाली दीवार पर हो और दूसरी लाइन ऐसा छत पर जा रही हो। देखो सोचिए, एक लाइन इस दीवार पे ऐसे जा सकती है
और दूसरी लाइन ऐसे छत में जा सकती है। आप कितना भी खींचे रहो, बढ़ाते रहो, वो कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। सोचिए थोड़ा सा, इस कोने से इस कोने तक हमने मिला दिया एक लाइन, दूसरी लाइन हमने ऐसा छत में बना दिया उस कोने से उस कोने तक। काटेंगी कभी एक दूसरे को? कभी नहीं काटेंगी। तो ना काटेंगी और ना समांतर ही होंगी, पर ऐसी रेखाओं के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। इस प्रकार की जो लाइंस होती है ना, इन लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस। इनको कौन से लाइंस कहते हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस की क्या खास बात है? एक तो डिफरेंट प्लेन में होंगी, अलग अलग समतल में। एक समतल में होए ना, तब तो बिना काटे या तो काटेंगे या समांतर होना ही पड़ेगा उनको, अगर एक समतल में है। ऐसा तभी हो सकता है जब दो लाइनें अलग अलग प्लेन में हों। ठीक है, तो एक तो अलग अलग प्लेन में होंगी, ना तो एक दूसरे को कभी काटेंगी और ना ही तो एक दूसरे के समांतर कभी बनेंगी। समझ आ रहा है? तो ये वाली लाइंस का नाम हम क्या रखते हैं? स्क्यू लाइंस इनको बोलते हैं। हमारा मेन मकसद है स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना। इनके बीच का भी मालूम करेंगे क्योंकि मालूम किया जा सकता है, पर इनके बीच का नहीं मालूम करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है बिना कोई सूत्र के जीरो होगा ही। अगर कभी कोई बोल दे कि दो लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू? योर आंसर विल बी जीरो। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, आपका आंसर जीरो आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है ना? तो क्या फॉर्मूला होगा उसको देखिए। इसके लिए मुझे दो लाइंस चाहिए। अगर उन लाइंस की इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू, वेक्टर r इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन है वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, भाई आपको दो लाइनें चाहिए ना इसके लिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। इसकी इक्वेशन हमने मान लिया वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। इसकी इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। ये दोनों रेखाओं की समीकरण हैं। दूसरी लाइन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। ये दो रेखाएं हो गई। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, देखो पहली बात तो कैलकुलेशन, इसका जो कैलकुलेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ, और कैलकुलेशन भी बड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए आप सिर्फ इसका सीधे फॉर्मूले पर हम आ जाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा? a1 a2 b1 b2 निकाल लेना, फिर वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। दो लाइंस अगर इस तरीके से उनके वेक्टर फॉर्म दिए गए हैं तो उनके बीच की मिनिमम दूरी निकालने का ये आपका फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके से उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है? अच्छा, आप एक चीज और सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपने रेखाओं के जो समीकरण लिए हैं वो वेक्टर फॉर्म वाले लिए हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म में यही समीकरण दिया होता फिर हम दूरी कैसे निकालते? अब देखो, यही तो मैं आपको यहां सिखा रहा था उतनी देर से, क्या कि अगर कोई रेखा कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है तो सबसे पहले उसको काहे में बदल लो, फिर लगा लो। समझ आई बात? लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम बदलेंगे नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट लगा लीजिए, उसके लिए भी तरीका है। क्या तरीका है, क्या सूत्र बनेगा उसका? कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो लाइंस आपको दी गई हैं, एक है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, एक लाइन है। दूसरी लाइन आपको दी जाए x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन
C2। ये दो लाइनें हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं। इनसे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालनी है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके लिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट आपको बनानी है। और डिटर्मिनेंट में यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर यहाँ पर a1, b1, c1, यहाँ पर a2, b2, c2, और इस पूरे के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, a1 छोड़ दीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y ले रहे हैं x और y, अब इसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा, c1 a2 कुछ भी लिखो, देखो स्क्वायर करने पर वो कैसा हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसमें किस तरीके से लिखा है इन्होंने, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इसको ढक लो तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर c2 आप कुछ भी ले लेते, जैसे आप c2 a1 पहले ले लेते, माइनस c1 a2 करते, बाद में करना तो स्क्वायर ही है ना, तो वो वैल्यू सेम ही आएगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा अगर कार्तीय रूप में आपको समीकरणें दी जा रही हैं तो, ठीक है। अब यहां पर ये जरूर आप सोच सकते हो, ये जरूर सोच सकते हो आप कि इससे ये कैसे बन गया, ये आप सोच सकते हैं कि इससे, ये तो उसका सदिश रूप क्या है और ये कार्तीय रूप का, जैसे सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना हमने बताया ना आपको, तो वहां से ये जरूर सोच सकते हो कि इससे ये कैसे बना होगा। इसको हम आपको बता सकते हैं कि ये इससे कैसे बन गया होगा। इसका एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी ये दोनों फॉर्मूले आपके लग जाएंगे, ये सदिश रूप में लगा करेगा और ये कार्तीय रूप में लगा करेगा। हटा दिया जाए इसको, समझ आया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर हम। अभी आपने देखा कि अगर दो स्क्यू लाइंस दी गई हैं जो कि अलग अलग तल में हैं, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का हमने ये फॉर्मूला देखा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो रेखाएं आपस में समांतर, जैसे यहां पर मैंने फिगर बनाया था तो नीचे सबसे लिखा था स्क्यू लाइंस, इसके ऊपर पैरेलल लाइंस थी, तो दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा। उसके लिए एक तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो लाइनें आपस में समांतर हैं तो उनके दिक् अनुपात आपस में कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए। इस तरीके से अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनकी इक्वेशन क्या होंगी, ये देखिए। पहले उनकी इक्वेशन होगी वेक्टर a1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b, दूसरी आएगी वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b। दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं तो उनका ये वाला पार्ट कैसा होगा, दोनों का बराबर आएगा। और ये बिल्कुल सच बात है। आप देखिए सबसे शुरू में ये वेक्टर b बनाया था आपने, फिर एक लाइन उसके समांतर थी, अगर दो लाइनें उसके समांतर हो जाएंगी तो दोनों में तो यही चीज आएगी भाई। अगर इसमें हमने AP बराबर लैम्डा b लिखा था तो इसमें भी तो कुछ बराबर म्यू b लिख सकते हैं अगर दो लाइनें समांतर हैं तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनका सदिश रूप में ये चीज आपको दिखेगी, लैम्डा के साथ वाला वेक्टर और म्यू के साथ वाला वेक्टर दोनों ही आपस में कैसे होंगे, सेम। तो आप समझ जाइएगा कि दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक, अब समांतर रेखाओं के बीच का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समांतर रेखाओं के बीच का, तो ये आप कैसे निकालोगे, जो ये फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो जो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आप यहां देख रहे हैं, अब इसकी जगह पर आपको लिख देना है केवल वेक्टर b लिख देना है बस इसकी जगह पर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन ये मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर b।
क्योंकि उस समय b1 और b2 तो आपके पास होंगे नहीं, आपके पास इस जगह पर केवल एक वेक्टर होगा, वेक्टर b। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो मिनिमम डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा उनके बीच में लंबवत दूरी का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दो लाइनें आपस में समांतर हैं, ये कहां से पहचानेंगे आप? क्या चीज? नहीं, वो क्रॉस ही होगा, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा आपका, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। पहली चीज समांतर रेखाएं हैं, ये कहां से पहचान मिलेगी आपको? उनका जो अचर पद के साथ जो वेक्टर लिखा होगा दोनों जगह कैसा मिलेगा आपको? बराबर होना चाहिए। वहीं से हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं? समांतर हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इस फॉर्मूले का यूज करके उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप इसका भी चाहे ना तो इसका भी कार्टेशियन वाला फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन मैंने बोला ना सबसे आसान तरीका क्या है? अगर रेखाएं कभी कार्टेशियन फॉर्म में दे भी दी जाती हैं तो आप सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म को किसमें बदल लो? वेक्टर फॉर्म में। ऐसी आ जाएंगी, ऐसी आ जाएंगी, और उसके बाद लगा दो फॉर्मूला। सबसे बेस्ट मेथड है ये। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो हम करके दिखा देंगे आपको कि कैसे होता है फिर वो। ठीक है, और बस इसके बाद आप क्वेश्चन लगाने लगिए। इसके इंट्रोडक्शन में बस इतनी चीजें। एक चीज जो इसके इंट्रोडक्शन में हमने नहीं पढ़ी है, तो इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो सिलेबस में भी तो हमारे नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। तो इस एक्सरसाइज में से वो वाले क्वेश्चंस जिनमें दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने की बात आएगी, वो वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनको छोड़ करके हम और आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11.2 से पहले जो एग्जाम्पल हैं पहले उन्हें सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो तब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, फिर आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे अगली क्लास पे करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।